यमुना आज पूरे भारत में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जी जो खेल शुरू हुआ वो खेल शुरू हुआ 2020 में जब फर्स्ट कोविड आया। वो ये है कि जो हमारी इकोनॉमी थी $1 ट्रिलियन की, $1.5 ट्रिलियन की, आज हम वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। कहीं पे भी आप कुछ कुछ भी हैबिटेशन का प्लान करते हैं, ठीक है, आप घर लेने का प्लान करते हैं, आप स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट, ये आपकी सबसे बेसिक नेसेसिटी है। हॉटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यस यू हर्ड बी राइट, हॉटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आज हम बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या डेवलपमेंट आनी है, क्या कौन कौन से सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस रेजिडेंशियल में हमें जाना चाहिए, ठीक है। आज हमारे साथ हैं आदित्य जी, कपिल जी एंड विशाल जी। हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अभिषेक भाई ने बताया, यमुना आज पूरे भारत में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे पूरे पैन इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। या कोई प्लॉट ले रहा है, कोई अपनी शॉप ले रहा है, कोई फ्लैट ले रहा है, या किसी भी अलग अलग माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस पॉडकास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे यमुना कैसे बेहतर हो रहा है, यमुना बनने का विज़न क्या है, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या और चीज़ों को ऐड किया है, कैसे ये पूरे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने वाला है। तो इस चर्चा में जैसा कि बताया, अभिषेक भाई हैं, हमारे साथ विशाल भाई हैं, हमारे साथ कपिल जी हैं। कपिल जी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यमुना पे काम करने को लेकर के। इन्होंने बहुत सारे प्लॉट्स को अभी सेल ऑफ किया है इस पूरे 5 से 6 सालों के दरमियान में। आने वाले समय में हमें पता ही है, जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से लेटर प्राइम मिनिस्टर के पास जा चुका है, हो सकता है आने वाले नवंबर और दिसंबर में हमें एयरपोर्ट फंक्शनल मिले। एयरपोर्ट तो सिर्फ एक माध्यम है, इसके साथ आने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरे यमुना को एक अलग ही शहर बसाने जा रहा है। जैसे कि अभी तक रामोजी फिल्म सिटी सबसे बड़ी फिल्म सिटी थी हैदराबाद में जो स्टैब्लिश्ड है, वो भी तकरीबन 600-700 एकड़ में थी। ये हम 1000 एकड़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल पार्क हो, टॉय सिटी हो, या एयरपोर्ट को लेकर के जहाँ मरम्मत हो सके उसके लिए अलग से प्रोविजंस है, कार्गो के लिए अलग है, रनवे हमारी काफ़ी बड़ी है। तो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट, हर एक दिन नया डेवलपर्स आ करके एक नई प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ एनसीआर के लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत के लोग, वो कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक, वो राजस्थान से लेकर के गुजरात तक, सब लोगों के अंदर में इस बात की चाहत है जो हम अपने आप को यमुना से कैसे जोड़े। तो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कपिल जी, आप इस पे कुछ बताएं हमें। जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद टीम इक्विटी का। हमें सौभाग्य मिला कि आपके साथ ग्रुप डिस्कशन करने का मौका मिला। हम चर्चा करेंगे यमुना के ऊपर। पर्टिकुलर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यमुना को लेकर ही है। आप लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी कर रहे हो, आप ग्रेटर नोएडा भी कर रहे हो, अच्छे बिल्डर ग्रेटर नोएडा में भी आए हैं, लेकिन हमने तो पर्टिकुलर यमुना ही करा है। तो हम उसकी रूह तक समझ सकते हैं कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे आज स्टेबल है, आने वाला टाइम कैसा होगा। हम पूरी रूपरेखा उसकी समझते हैं, हर सिनेरियो में जाके हमने उसको देखा है, उसी हिसाब की हम वर्किंग भी करते हैं उस पर। और आने वाले टाइम में जो हम क्लाइंटों को कमिटमेंट करते हैं वो भी हम पूरा एनालाइजेशन के बाद करते हैं। तो यमुना ऐसे ही एक अथॉरिटी है, जैसे नोएडा है ऐसी ग्रेटर नोएडा, ऐसी यमुना है। सबसे पहले 2001 में यमुना अथॉरिटी बनी, तो 8 से 9 साल का पीरियड उसका बिल्कुल जीरो था, डेड था एकदम। उसके बाद 2009 में फर्स्ट टाइम एक शुरुआत करी उन्होंने अपनी ज़मीन पे रेजिडेंशियल प्लॉट लाने की। फर्स्ट टाइम जब रेजिडेंशियल प्लॉट लेके आई तो ज़मीन उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद फिर भी अलॉटमेंट लेके आ गई और अलॉटियों से पैसा लिया और फिर ज़मीन की परचेजिंग करी। कुछ ज़मीन मिली, कुछ ज़मीन नहीं मिली, फिर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा ज़मीन लेने के लिए। उसके बाद जब फर्स्ट अलॉटमेंट लेके आए तो लोगों को एक होप था कि यहाँ एक एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन एयरपोर्ट की कहीं से कहीं तक भी कोई पेपर वर्क भी नहीं था। 2012 में सरकार चेंज होती है, 2009 से लेके 2012 तक का पीरियड था होप में कि भाई एयरपोर्ट यहाँ आने वाला है। बिल्कुल उस सिनेरियो में लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा, मतलब
एक प्लॉट में अभी 4 लाख रुपए जमा हुए हैं, लोग उस पर मार्जिन या प्रीमियम बोल सकते हैं कि आप 36 लाख तक प्रीमियम पे उसको बेच के निकल जा रहे। एक खरीदार का एक होप था। उसके बाद वो प्लॉट, वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर 2018 तक के पीरियड की थी इंस्टॉलमेंट में। बाजार 12 में सरकार चेंज होने से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। जैसे ही सपा सरकार आई, उन्होंने 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि ये एयरपोर्ट यहाँ नहीं बनेगा, ये सैफई के पास बनेगा, बिल्कुल ये ग्वालियर बनेगा, जाएगा, कहीं कहीं जाएगा, ऐसा कोई मतलब निर्माण नहीं हुआ। फिर भी अथॉरिटी क्या अपना कार्य करती रही, उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहा और वो बीच बीच में 9 के बाद सीधा 2016 में वो पहले 14 में कुछ प्लॉट्स लेके आई, फिर 16 में कुछ प्लॉट्स लेके आई। ऐसे करके वो अपना इन्वेस्टमेंट लोगों से वहाँ कराती रही, लेकिन लोगों को तब तक भी कोई विजन मिशन नहीं था। उसके बाद 16 में फर्स्ट टाइम ये इंडस्ट्रियल प्लॉट लेकर आए सेक्टर 32 के अंदर। कुछ रेट नाम मात्र 5,000 रुपये मीटर के हिसाब से। ऐसे ही रिहाइश का भी रेट जो आया था वो 5,000 रुपये मीटर। तो लोगों ने देखा कि भाई कूड़े के भाव ज़मीन मिल रही है, इंडस्ट्री का प्लॉट मिल रहा है, आज नहीं कल तो एयरपोर्ट आएगा, तो हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लोगों ने आंख बंद करके भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर दिया। 17 में सरकार चेंज होती है, सरकार बीजेपी गवर्नमेंट आती है। उसके बाद एयरपोर्ट को लाने की कवायद शुरू होती हैं। सबसे पहले 2019 में जब फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट का कंसेशन एग्रीमेंट हुआ कि अब एयरपोर्ट यहीं बनेगा, तो लोगों के अंदर एक हिम्मत आई। उस बीच में ये 2009 से लेके 17-18 तक लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ करी थी, उन्होंने अपनी सैलरी में से पैसे जोड़ जोड़ के यहाँ पर अपनी किस्तें पूरी करी, खून के आंसू रो रो के, लेकिन फिर भी हिम्मत रखी और बने रहे रेगुलर। जैसे कंसेशन एग्रीमेंट हुआ, अथॉरिटी ने एक प्रोविज़न करा कि अगर आपको प्लॉट या अपनी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो आपने जो पैसा दिया है हमें 4% ब्याज ले लो और हमारी अपनी प्रॉपर्टी हमें वापसी सरेंडर कर दो। कुछ लोग जो जागरूक थे वो रुक गए, जो जागरूक नहीं थे 4 से 4,500 प्रॉपर्टियां वापसी अथॉरिटी को चली गई केवल ब्याज देके। वही प्रॉपर्टी अथॉरिटी ने अपनी स्कीम में तुरंत 16,000 रुपये में लेके आ गई है। मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमत है 25 लाख और यहाँ पर अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर्टी मिल रही है आपको 50 लाख में। कुछ लोग ऑनलाइन पे भरोसा करते हैं, लोगों को बाजार का रेट नहीं पता होता, तो लोगों ने ऑनलाइन भर के भी 50 लाख में भी प्रॉपर्टी ली, बाजार में रेट नहीं है फिर भी ली। तो ऐसे कर करके 2025 में हम अभी बैठे हैं। 2020 से अब शुरुआत करते हैं। आदित्य जी, जो खेल शुरू हुआ वो खेल शुरू हुआ 2020 में, जब फर्स्ट कोविड आया। उसके 3 महीने कोविड चला। कोविड में क्या हुआ, लोगों ने अपने जीवन को सीखा। बिल्कुल सही। लोगों को ये पता चला कि एक्चुअल में जीवन क्या है। पैसा मैटर नहीं करता, हम पे लाख माया है, हमें अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही। हमारे दुनिया भर के ब्याज पे पैसे गए हुए, आदमी मर गया, पैसा मर गया। ऐसा ही तो लोगों ने सोचा, सच का सामना किया। सच का सामना करा, अपने खोए लोगों ने। उसके बाद उन्होंने सोचा कोई फायदा नहीं है, ये जो ब्याज का हम गेम खेलते हैं, इस गेम को ना खेल के कम से कम हम चले गए तो प्रॉपर्टी हमारी बच्चों के नाम पे म्यूटेशन होके तो आ जाएगी। बिल्कुल सही। उसके बाद अगस्त और सितंबर में यमुना का बाजार फर्स्ट टाइम खुला, जिसको बोलते हैं सेल परचेज शुरू हुई। 300 मीटर की प्रॉपर्टी, 25 लाख रुपए प्राइस। अगर हम बात करें, आप फ्रेश भी करते हैं, आप देख रहे हो ऑलमोस्ट जो पैसा आप लगवाते हो वो सारा दिल्ली से आता है। बिल्कुल। दिल्ली से आता है। तो दिल्ली के लिए, दिल्ली के लालाओं के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए ये 25 लाख का 300 मीटर का प्लॉट आप मानो 10 पैसे के बराबर है। बिल्कुल सही। चवन्नी भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 पैसे के बराबर है। तो उन्होंने उस पैसे को वहाँ से निकाला और यमुना एक्सप्रेसवे पर लगाना शुरू करा। पहले कोविड से लेके दूसरे कोविड तक जो 25 लाख की चीज थी वो 60 लाख रुपए में पहुंच गई। मतलब आप मानो दोबारा कोविड अप्रैल 2021 में आ गया, 1 साल के अंदर 25 लाख की चीज 60 में होगी, तो आप डबल हो गया एकदम। मोर देन डबल। बिल्कुल। फिर भी आप देखो, एनसीआर को उठा के नोएडा उठाओ, ग्रेटर नोएडा उठाओ, यमुना उठाओ,
60,000 का रेट का मतलब कोई रेट नहीं। 20,000 रुपये मीटर अगर आपको सरकारी प्रॉपर्टी मिल रही है तो कुछ रेट ही नहीं है। 300 मीटर से लेके 4,000 मीटर तक का साइज, 300 से छोटा कोई साइज नहीं। इसलिए लोगों को एक साइज भी समझ में आया कि हम अच्छा वाजिब साइज ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 60 लाख रुपए में अगर हम कल को मकान बनाएंगे तो कोठी बनेगी। हमने एक चीज वहाँ इस 1 साल के अंदर एनालाइज करी कि जो आदमी वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उसका मोटिव घर बनाना नहीं है, उसका मोटिव है पैसा बनाना। बिल्कुल 60 लाख की चीज जैसे ही कोविड आया फिर बाजार स्टेबल, लोग घर में पैक, क्योंकि पहले के मुकाबले दूसरा और खतरनाक, बहुत लोग मरे सेकेंड वेव में। दूसरा खतरनाक आया तो उसमें बाजार 10 लाख रुपए डाउन चला गया, 50 लाख पे आ गया। अब फिर वहां से बाजार खुलना शुरू हुआ, खुलते खुलते रेगुलर आप देखो कि 2020 से 21 तक 60 पहुंचा, आज 21 के बाद हम 25 में बैठे हैं। बिल्कुल यही प्लॉट जो आज 2 करोड़ रुपए के मिल रहे हैं, ये 2 करोड़ 40 लाख तक एक सामान्य प्लॉट पहुंच गया था। बहुत सही। जो 25 लाख की चीज आप मानो 2 करोड़ 40-50 लाख तक पहुंच गई, 10 गुना रेट बढ़ा। बिल्कुल हो गया। अब आज की डेट में भी हम बात करें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, नोएडा मिनिमम 2.5 लाख रुपए मीटर है, बेकार से बेकार बिल्कुल 70। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेटर नोएडा 1.5 लाख रुपए मीटर है। हाँ जी। आज वहां भी आपको 65,000 रुपए मीटर मिलता है। पूरा आप इंडिया छान लो, एयरपोर्ट के 100 किलोमीटर के रेडियस में छान लो, कहीं भी आपको 1 लाख रुपए मीटर से जगह सस्ती नहीं मिलेगी। 1 लाख मिनिमम। आप मैं कह रहा हूँ 100 किलोमीटर रेडियस में पहुंच जाओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आज एयरपोर्ट के 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर पहले अथॉरिटी के सरकारी प्लॉट आज भी आपका 65-70 हजार रुपये मीटर है। सही बोल रहे हो आप। ऐसे हमने इसमें ऐसे जो ये 3 से 4 साल 5 साल का पीरियड है, ऐसे हाइप देखे कि आज प्रॉपर्टी है 40 लाख की, कल हो गई 50 की, परसों होगी 55 की, 60 की, 70 की, ऐसे करके जो एक बाजार में क्या है, पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। बिल्कुल सही। सप्लाई बंद हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही सप्लाई बंद हुई, कस्टमर बेस्ड डिमांड आ रही है रेगुलर, अपने प्लॉट जो भी हैं वो महंगे रेट में बिकते हैं। यहाँ से आगे अब लोगों का जो मोटिव है, क्यों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ 2 तरह के इन्वेस्टर हैं, एक शॉर्ट टाइम, एक लॉन्ग टाइम। हाँ जी। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर क्या कर रहा है, प्लॉट ले लिया, रजिस्ट्री करा ली, कंप्लीशन कराया, 20 साल 30 साल 40 साल के लिए एज ए बच्चों के लिए छोड़ दी। क्यों छोड़ दिया कि उन्होंने उस मास्टर प्लान को ऑब्जर्व कराया कि अगर हम अपनी पीढ़ी को कोई ऐसी संपत्ति देके जा रहे हैं जिसमें हमारे बच्चों को उस मास्टर प्लान से बाहर किसी चीज़ के लिए नहीं जाना पड़ रहा। आज उस मास्टर प्लान के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं। फॉर गलगोटिया कॉलेज, NIU है, गौतम बुद्ध है, GL बजाज का मेडिकल कॉलेज वहीं बन रहा है, JP की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहीं बन रही है। आज इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके उसी मास्टर प्लान में आ रहे हैं, तो क्यों मैं अपने बच्चे को वहाँ घर ना बना, घर के लिए प्रॉपर्टी ना दूं जहाँ पर दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर दूसरा पॉइंट, एयरपोर्ट का वहाँ बन जाना। तीसरा पॉइंट, फिल्म सिटी 1000 एकड़ की वहाँ बनना। बिल्कुल। ये जो जमीन है ना, अगर हम बात करें इस एरिया की, कभी आप जाते हो, रेगुलर जाओगे भी, आगे भी जाओगे भविष्य में, जब आप उस जमीन की सरजमी पे पैर रखते हो, एक पॉजिटिव वाइब आती है। क्यों आती है? राइट साइड में यमुना जाती है, उस जमीन के राइट साइड से यमुना जा रही है और लेफ्ट साइड से गंगा जा रही है। उसके बीच का पैच है कहाँ तक? मथुरा आगरा तक। आप चलो ब्रज की तरफ, जैसे जैसे ब्रज की तरफ आप जाओगे तो एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर शुरू होंगी। ये प्लान जो करा गया, इस अथॉरिटी ने जो प्लान कराया, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए करा है। मथुरा वृंदावन की वजह से वहाँ पर एक राया हेरिटेज सिटी बनाई बिल्कुल आ रही है, जिसकी DPR ऑलमोस्ट रेडी है। आगरा में आगरा अर्बन बन रही है। यहाँ पर जेवर में ये हो गया, उधर न्यू नोएडा हो गई। ये जो पैच है ये पूरा पैक हो जाएगा। लोग बाग दिल्ली से चल के यहाँ क्यों आ रहे हैं? एक तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है जी, कंजेस्टेड बहुत है। आप ऑफिस जाओ, कहीं जाओ, आपका जाने में बहुत सफ़र करना पड़ता है। यहाँ आप अभी जो शहर ऑलरेडी रन में है, ग्रेटर नोएडा रन में है, आपको कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी, आपको कहीं जाम नहीं मिलेगा। अगर आप शहर से परिचित हो तो आपको लग रहा है वहाँ 20 गाड़ी नज़र आ रही हैं, तो आप रूट डाइवर्ट करोगे और 2 मिनट में वहीं बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ऐसा डिजाइन करा गया। नोएडा शहर में जो खामियां हुई,
अथॉरिटी सिमिलर हैं तीनों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल सही। नोएडा शहर को बसाने में जो खामियां हुई, इन्होंने ग्रेटर नोएडा में उसको मैकअप करा। भरा। ग्रेटर नोएडा में भी जो खामियां हुई उसमें इन्होंने ईडा में मैकअप कर लिया है। बिल्कुल सही। आप देखो ग्रेटर नोएडा, नोएडा की हम बात कर रहे हैं, नोएडा के जो शहर है इसके सेक्टर प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल। कहीं 168 है, कहीं 63 है, कहीं 58 है, तो मतलब वो न्यूमेरिकल मतलब इन्होंने सेट नहीं करा। जहाँ जगह मिलती गई, जैसे जैसे लोग बसते गए, जहाँ सेक्टर में लोग मिलता गई, वहाँ ये सेक्टर बसाते गए। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो अब जो काम हो रहा है, देखिए हर आदमी सीखता है। जब कोई बच्चा होता है वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, वो जो खामियां करता है उससे सीखता जाता है। ऐसी क्या, जैसे नोएडा अथॉरिटी से ग्रेटर नोएडा ने सीखा, ग्रेटर नोएडा से यमुना ने सीखा। अब यमुना भी बहुत सारी चीज़ें मतलब हाईटेक कर रही है। जैसे न्यू नोएडा जो बन रहा है, नोएडा अथॉरिटी बना रही है, पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद एक ऐसा शहर निकल के आएगा कि मैं कह रहा हूँ सपना होगा। यूपी का ये एक तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक आर्थिक राजधानी है। बिल्कुल है। पूरा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। यहाँ पर वॉल्यूम पे सेल परचेज है, इन्वेस्टर रेगुलर हैं। तो यूपी का ये आर्थिक राजधानियों के कारण पूरे जो अपना प्रशासन है, शासन का पूरी नज़र इन तीनों शहरों पर रहती है। कोई काम में रुकावट नहीं आने देते। फर्स्ट प्रायोरिटी, एक साल में कम से कम 30 से 40 विजिट नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के और ईडा के योगी आदित्यनाथ जी के रहते रहे। मैं उसी पे आने वाला था जी। हर एक चीफ मिनिस्टर का एक विजन होता है और उस विजन के साथ उसकी बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती हैं जो मेरे जाने के बाद मेरे नाम को आगे बढ़ाए। लीगेसी, तो जैसे कि हम जानते हैं 17 अप्रैल 1975 में नोएडा की अवधारणा रखी गई थी। संजय गांधी जी और नरेंद्र तिवारी ने जी। इस शहर को बसाने का एक सोचा, परिकल्पना करी, जिस शहर आज 50 सालों के बाद हम 2025 में बैठे हुए हैं। जी। तो 50 सालों में शहर ने बहुत चीज़ों को बदलते हुए देखा है। बिल्कुल। बहुत चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को देखा है जो चीज़ें आने वाले समय में कुछ और जनरेशन और भी देखेंगे। बिल्कुल। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, जो जैसे हम न्यू नोएडा की बात कर रहे हैं, राया की बात कर रहे हैं या आगरा अर्बन की बात कर रहे हैं, और टाउन से ये ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है। जी। जैसे डीएमआरसी आज विदिन किलोमीटर कहती है, जो हर एक किलोमीटर पे मैं आपको मेट्रो दे रही है। इंडिया 1.5 किलोमीटर के रेडियस में दिल्ली में आज मेट्रो है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक बसेस भी चलने वाली है, जिसके लिए वो डीपीआर ये सब कुछ आ चुकी हैं। जो बसें शायद प्रयागराज में यूज हो रही थी पिछले कुंभ में, वो इलेक्ट्रिक का सबवे इतना बड़ा नहीं है जो प्रयागराज से आ सके आपके अथॉरिटी तक, इसलिए वो पार्क थी प्रयागराज में। वो हो सकता है 1 से 2 महीने के अंदर में आपको। देखो आदित्य जी, कुल मिला के बात ये है, कहने का मतलब ये है, मेरा ये ओपिनियन है, आप नितिन गडकरी जी से हाईवे डलवाते रहो, डेवलपमेंट अपने आप आता रहेगा। आपको किसी ना बिल्डर को बुला के लाने की जरूरत, अथॉरिटी से इंटरकनेक्टेड हाईवे डलवाओ। जो शहर अपने में वजूद नहीं रखते थे, हाईवे डलने के बाद उन्होंने एनसीआर को देख के अथॉरिटी बना दी। जहाँ नगर पालिका होती थी, वहाँ आज आपको अथॉरिटी में कन्वर्जन दिख रहा है। एक बात बिल्कुल सही बात जी। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जाहिर सी बात है युद्ध तो सब खत्म कर देता है, तो सब सड़कें टूट गई। तो जर्मन तो खैर नंबर 1 है टेक्नोलॉजी। तो जब वहाँ की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहावत दी थी कि सड़क जो है वो हमारी आत्मा है देश के ग्रोथ के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले सड़कें बनाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने इंस्पिरेशन होके, खासकर नितिन गडकरी जी ने, जी। पिछले 8 साल जब से गवर्नमेंट आई है जी, मोदी गवर्नमेंट की, शायद ही कोई ऐसा हाईवे हो या शायद ही ऐसी कोई रोड हो पूरे देश में जो हाईवे न बना हो। असम में देखेंगे ब्रह्मपुत्र पे, जहाँ लोगों को 12-15 घंटे लगते थे पहुंचने में, मात्र 1 घंटा में आप पहुंच जाते हैं। अभी कल परसों जितनी भी बड़ी बड़ी सुरंग बनाई है गवर्नमेंट, नॉर्थ ईस्ट में इतने, अरुणाचल चले जाओ आप। नॉर्थ ईस्ट में भी उद्घाटन किया है, बता रहे थे टीवी में कि 10 घंटे लगते थे, अब मात्र 1 घंटे में आप वहाँ पर पहुंच जाया करेंगे। अभी मैं 10 दिन पहले, 15 दिन पहले न्यूज़ सुन रहा था। अभी इन्होंने एक फ्लाइंग टैक्सी का भी सिस्टम तो अब मानो ये देश किस दिशा में जा रहा है। बोलते 30 में सुपर पावर बनेगा तो बनेगा। इसमें बस एक बार दुबई में ऑलरेडी ट्रायल हो रहे हैं। हाँ, फ्लाइंग टैक्स। मैं बस एक बात, छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। लोग तंज करते हैं मोदी गवर्नमेंट सरकार पे, हालांकि मैं किसी पर्टिकुलर
गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूँ कि कौन अच्छी है, किसी पक्ष में नहीं हूँ कि 15 लाख लोग आते हैं। कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो इकोनॉमी, टेक्निकली बात करते हैं, मतलब इकोनॉमिकली बात करेंगे, जो एक्चुअल फिगराइज करती है वो ये है कि जो हमारी इकोनॉमी थी $1 ट्रिलियन की, $1.5 ट्रिलियन की, आज हम वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। आज हम लगभग $4.5-5 ट्रिलियन पहुंच चुके हैं। आने वाले 15 से 20 साल में टारगेट है $12 से $15 ट्रिलियन होने का। जहां एवरेज सैलरी पर्टिकुलर एक आम इंसान की बात करता हूँ, जहाँ 8 से 10 हज़ार होती थी, आज वो लगभग 50,000 पहुंच चुकी है। तो जाहिर से अपलिफ्ट तो हुआ है। जो जमीनें, जो मकान जिनकी कोई कीमत नहीं हुआ करती थी, खेतों की जमीन 50,000 रुपये का, 1,000 रुपये का अंदर मिल जाती थी। बिल्कुल। आज किस देश के किसी कोने में चले जाओ आप, एवरेज 5 लाख रुपए की जमीन नहीं है, तो लोग 15 लाख रुपए की बात करते हैं। लोगों की जमीनें करोड़ रुपए हो गई है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि प्रैक्टिकल देखेंगे, इकोनॉमी बूम कर रही है। पहले एक आदमी छोटी सी i10 मारुति वैगनआर गाड़ी चलाया करता था, आज लगभग सभी के पास मिनी एसयूवी तो कम से कम 15 लाख रुपए गाड़ी है। बिल्कुल है ना। लिविंग स्टैंडर्ड्स, स्कूलिंग, मेडिकल फैसिलिटी, कितना फास्ट डेवलपमेंट हुआ है भाई। और ये जो रोड्स हैं, जैसे बताया गया था कि सड़क हमारी आत्मा है, ये सब इसका ही कमाल है। कहीं से भी आप कहीं पे भी दूरी तय कर सकते हैं और वो फास्ट इकोनॉमी में ग्रोथ करती है बेसिकली। बिल्कुल, आप मतलब ऐसे हाईवे बन गए हैं कि आप एक बार किलिस से रेस से पैर हटा के पलोथी मार कर बिल्कुल क्रूज कंट्रोल करके बैठ सकते हो। ऐसा ना हो ये पॉडकास्ट हम मतलब विपक्षी पार्टियों के पास चले जाए नहीं और वो ऐसे भाजपा प्रायोजित क्या दे, हमें कोई फंड नहीं मिला है। देखो, हमें भाजपा से कोई फंड नहीं मिला है, न भाजपा ने हमें पैसे दिए हैं। यदि नितिन गडकरी जी हमारी बातों को सुन रहे हैं तो मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश जरूर करना चाहूँगा। रियल इंडस्ट्री अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल पाया है, आप इसे दर्जा दिलवाने की जरूर कोशिश कीजिए। हमसे आपसे हम सभी लोगों की अपेक्षा है जो आप इस चीज़ को इंडस्ट्री दिलवाने में मदद करेंगे। एक दर्जा मिलने के बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज उस मुकाम पे पहुंच जाएगी जिसके बारे में जो सपना है मोदी जी का। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ हो, सपना लग्जरी घर सबका सपना है। जैसे रोटी है, कपड़ा है, वैसे मकान है। तो मकान शेल्टर सबकी नीड है। उस बेसिक नीड को गवर्नमेंट ने कैटर करने की कोशिश करी है। हर घर हो अपना मिशन है, उस मिशन को सक्सेसफुल करने की कोशिश करी है। और हम तो माध्यम है किसी को घर देने के लिए। हम जैसे भाई सारे माध्यम हैं। हम एक कोशिश करते हैं जो एक शेल्टर मिले, आशियाना मिले, जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न रह सकें। और संपन्नता की निशानी एक पोस्टल एड्रेस होती है। बिल्कुल। वो पोस्टल एड्रेस उसको आपको अलग करती है दूसरे से। ठीक है। तो मेरा ये मानना है इसे इंडस्ट्रीज का दर्जा दें, हमारी बातों को सुने, निर्मला ताई तक इस बात को पहुंचाएं जरूर। धन्यवाद। और अभिषेक भाई, कुछ आप कहना चाहो? मैं बेसिकली एक चीज़ आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहीं पे भी आप कुछ भी हैबिटेशन का प्लान करते हैं, ठीक है, आप घर लेने का प्लान करते हैं, आप स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट, ये आपकी सबसे बेसिक नेसेसिटी है। बिल्कुल। वहीं पे आप रह सकते हैं कि आपके बच्चों को स्कूल मिलना चाहिए अच्छा, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी। बिल्कुल। रोटी कपड़ा मकान बेसिकली, ठीक है, कि आपकी एक अर्निंग होती रहे, एक आपके एक अच्छी सराउंडिंग्स में, ठीक है, बच्चों की परवरिश हो, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप कहीं देखें तो कहीं पे आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ की सिटीज़ बन रही हो। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे जैपनीज सिटी बन रही है, कोरियन सिटी बन रही है, ठीक है, अमेरिकन सिटीज बन रही है, जो अपनी स्पेशलाइज, ठीक है, जिसमें उनकी एक्सपर्टीज है, वो चीज़ वो यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, हमारा भी एक्सपोजर बढ़ेगा, जो हमारी आगे वाली जनरेशन है, ठीक है, उसको एक्सपोजर बढ़ेगा। और जितना आप घूमते हैं, जितना आपका एक्सपोजर बढ़ता है लाइफ में, उतना ही आपका माइंड क्रिएटिव होता है। जितना माइंड क्रिएटिव होगा उतना ही देश आगे जाता है। बिल्कुल सही बात। आप नॉर्मल कुछ भी चीज़ करते रहिए, उससे आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ते। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं, RRTS, मेट्रो, पोर्ट टैक्सी, तीन चीज़ आपको एक स्मूथ और लीजर ट्रैवल के लिए मिल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी कोई रुकावट आने वाली है। आप जाम का, ये अब सब हम पुरानी बातें होगी, जैसे हम पुरानी बातें करते थे
कि हम जाम में फंसे रह गए। जैसे आज राजनगर की और मेरठ की बात करी कि हम वहाँ पे आधा घंटा ट्रैवल करते थे, तो ये बच्चों को सुनाने वाली आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। और ये विज़न स्टार्ट हुआ था राजनाथ सिंह जी से, जो हमारे यूपी के सीएम थे। ताज एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुआ था ये, जो कि बाद में यमुना एक्सप्रेस वे हुआ। अखिलेश यादव जी ने इसका उद्घाटन किया था लखनऊ में ही। फिर अब ये बिल्कुल टॉप गियर पे है और बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का भी, जो हमें लगता है। हमारा काम है आपको कंसल्टेंसी, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सब चीज़ बताना। प्रोडक्ट तो 10 चीज़ के प्रोडक्ट हैं, बट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू एंटर इन दिस मार्केट। एक इस एक्सप्रेसवे की खास बात बताता हूँ आपको। 2012 से आज 25 में बैठे हैं, 13 साल हो गई। इस एक्सप्रेसवे की आज तक रिपेयरिंग नहीं हुई। केवल जहाँ पर नाली आ रही है, पुलिया आ रही है, जहाँ पर इस तरह का वो है, वहाँ पर रिपेयरिंग हुई है। और ये 100 साल भी ऐसे ही रहेगा। कारण है उसके पीछे जेपी जी का, एक तो खुद की उनकी सीमेंट की फैक्ट्री थी और उन्होंने खुद इंजीनियर थे। तो मैं स्पेशलाइज हूँ एक चीज़ में, और वो मुझे काम मिला है, और उस काम को मैं कितनी शिद्दत से कर रहा हूँ, तो वो बहुत मायने रखती है। तो आज हम इसे साइन ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हो नहीं पा रही है। आने वाले समय में हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इसे हम ख़त्म करते हैं। ये पॉडकास्ट इतनी लंबी ना हो जाए जो आपको बोरियत महसूस हो। कि नहीं इंटरेस्टिंग तो लगता नहीं है हमारी ऑडियंस बोर हो। मुझे नहीं लगता आपको बोरियत महसूस होगी। यदि आप इसका सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और हमें बताएं जो आप नोएडा के बारे में, ग्रेटर नोएडा के बारे में, यमुना के बारे में, या पूरे एनसीआर के बारे में क्या जानना चाहते हैं। हम जरूर अपने उस परिचर्चा में उसको शामिल करेंगे, आपका नाम लेकर के। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग इक्विटी प्लानर पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक्स।